नमस्कार। कथा कहानी में आप सबका स्वागत है। कथा कहानी में कृष्ण कली उपन्यास का प्रस्तुत है तीसरा भाग। एक बार जी में आया, चिट्ठी फाड़ कर फेंक दे। क्या बड़ी दी ही रह गई हैं शरण देने वाली? जहां नहीं चाहती थी वहीं नियति उसे बलि के बकरे सी घसीट रही थी। उसके भविष्य में अब बचा ही क्या था? पर इन नन्हे प्राणों के स्पंदन की क्या उसे कुछ भी चिंता नहीं है? सुदर्शन पठान पिता और पहाड़ी सुंदरी माँ की पुत्री निश्चय ही एक दिन अपूर्व सुंदरी होगी, और नारी सौंदर्य की विलक्षण पारखी बड़ी दी उसे फिर क्या जाने देंगे? और क्या पता रूठी बड़ी दी उसे लेने ही ना आए। पर पन्ना की चिंता व्यर्थ थी। वह पहुंची तो बड़ी दी अपने दल बल के साथ उसे स्टेशन पर लेने उपस्थित थी। परिचित स्नेही चेहरों को देखते ही पन्ना अपनी सारी चिंता, शारीरिक दुर्बलता और मानसिक व्यथा भूल गई। यही तो उसका परिवार था। गोल चिकने चेहरे वाली नेपाली लड़की, चेहरे से भी बड़े जूड़े वाली वाणी सेन, जिसके होठों की हंसी धीरे धीरे बिजली सी चमकती आंखों तक फैल जाती, और तब उस उद्भासित बड़ी आंखों की दिव्य दृष्टि मैत्री के दो हाथ फैलाकर देखने वाले को बांध कर सदा के लिए बंदी बना लेती। चीनी सुंदरी मी वांग, जिसकी तिरछी आंखें सामान्य से स्मित में बंद होकर रह जाती। तुर्की गुड़िया नीलोफर, जिसे माणिक ने कोहिनूर हीरे के दाम चुकाकर खरीदा था, और उन सब को अनुशासन की एक सामान्य सी खांसी का चाबुक मारकर ही सभी फौजी टुकड़ी सी साधने वाली स्वयं बड़ी दी के चेहरे को देखकर वह क्या कभी आज तक उन पतले क्रूर होठों की दबी हंसी का रहस्य जान पाई है? उस स्मित में व्यंग था या करुणा? क्या वे मन ही मन प्रसन्न होकर कह रही थी, क्यों री अकड़बाज छोकरी, आखिर आई ना मेरी शरण में? या उस स्मित की सील मोहर लगाकर अंतर व्यथा के वाष्प का ढकना बरबस बंद कर रही थी बड़ी दी? देखते ही देखते पन्ना की गोदी की अमूल्य गठरी हाथों ही हाथों में उछलने लगी। अकेली माणिक ने ही उसे गोदी में नहीं लिया। देखो तो बड़ी दी, कैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं तुम्हारी भतीजी की। वाणी सेन गोदी के बंडल को लेकर उसकी ओर बढ़ाई तो चट से माणिक ने आंखें बंद कर लीं। मर कलमुही, ऐसे भला खाली हाथ बिटिया का मुंह देखूंगी? घर पहुंचते ही बड़ी दी का क्रोध स्वयं ही पहाड़ी कोहरे सा विलीन हो गया। जो चेहरा कुछ क्षण पूर्व पन्ना के दुस्साहसी पलायन की स्मृति में फूलकर कुप्पा बन गया था, उसी पर उनकी चिर परिचित स्नेही मुस्कान थिरकते देख पन्ना के सिर का बोझ स्वयं ही उतर गया। बड़ी दी ने क्षमा कर दिया है उसे। एक अनोखी शांति से परिपूर्ण हो उसका चित्त प्रफुल्लित हो उठा। पीली कोठी का राजसी प्रांगण, गोल कमरे में अगरू चंदन की मदमस्त सुगंध, हवा में झूलते एक दूसरे से मृदु ठनक में ठनकते झाड़ फानूस के झुमके, दासियों की चहल पहल और गुदगुदे कालीन पर बिछी चांदनी पर लगा बड़ी दी का नित्य का वही दिल्ली दरबार। एक अशर्फी से माणिक ने भतीजी का मुंह देखा तो चेहरा फक हो गया। अरे पन्ना, तेरी ये बिटिया इतनी सांवली कैसे हो गई रे? तेरा ऐसा फिरंगियों का सा रंग और विद्युत रंजन भी गोरा चिट्टा। ये मुई कहीं अपनी कलूटी हीरा मौसी पर तो नहीं पड़ी? एक उदासीन दृष्टि का ही उत्तर देकर पन्ना चुप हो गई। अकारण ही उसके गले में किसी का स्मृति गह्वर अटक कर रह गया। कैसे कहे वह बड़ी दी से, जो मेरी बेटी थी, उसे तुमने आज देखा होता तो ऐसे नहीं चौंकती। गोरा रंग, नीली आंखें और सुनहरे बाल, विदेशी नाना का व्यक्तित्व ही उस क्षणिक अतिथि में साकार हो उठा था। तुम्हें भी बड़ी दी खूब मीन मेघ निकालना आता है। वाणी सेन ने चट से बच्ची को अपनी गोद में लिया। अब देखो तोरी तुम सब, भला कहाँ ऐसी काली है? अब सालिग्राम को तुम चंदन की बटी पर टिका दो
तो और भी काला दिखेगा। बड़ी दी और छोटी दी ठहरी निखालिस मेम लोग। इसी से उन सब की गोदी में बेचारी अपना भी रंग खो बैठी। अब हम सब की गोदी में देखो, आहा क्या लग रही है, एकदम कृष्णकली। पन्ना को हंसी आ गई। माणिक मुंह में पान दोखते का पीक गुलगुला रही थी। वैसे ही पीक को गालों में इधर उधर भर कर कहने लगी, बातें करना तो कोई वाणी से सीखे, तभी तो बैरिस्टर राय इस पर बुढ़ौती न्यौछावर कर देते हैं। वाणी दोनों लंबे चौड़े हाथों की नर्तकी के नमस्कार की सी मुद्रा में बांधकर झुककर माणिक के सामने खड़ी हो गई। गोदी की बच्ची को उसने माणिक के पैरों के पास रख दिया था। तुम कहती हो एक बैरिस्टर राय? बड़ी दी, तुम्हारे आशीर्वाद से 8-8 ऐसे बुढ़ऊ बगल में दिबाए फिर रही हूं कि जब चाहे जिसके 3-4 हजार उगलवा दूं। इसे भी ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी तुम्हारी तरह ही हमारी कृष्णकली भी राजरानी बन शत सहस्त्र हृदयों पर एक छत्र राज्य करे। माणिक ने कनखियों से पन्ना को देखा। वह तो वहां होकर भी जैसे नहीं थी। शायद उसकी पुत्री को सांवली कह दिया था, इसी से कुछ अनमनी सी हो गई थी बेचारी। चिंता क्यों करती हो पन्ना? बड़ी दी ने उसकी पीठ पर हाथ फेर कर कहा, मेरे पास उपटन के 3-4 ऐसे यूनानी नुस्खे धरे हैं कि अम्मा कहती थी कौवे को भी पोत दो तो उजला चिट्टा बगुला नजर आएगा। लाख रंग सांवला हो छोटी दी। कालीन पर हाथ पैर मारती बेचारी बच्ची को वाणी ने गोद में उठाकर गालों से लगा लिया। नाक देखती नहीं कैसी खड़क की सी धार धरी है, होंठ आहा क्या मनोहारी गठन है, और ये ललाट, काले चिकने घने केश और नौरत्ती 52 तोले की ये वन मृगी सी आंखें। तभी तो मैंने नाम धरा है कृष्णकली। सहसा गोद में बच्ची को लेकर वह झूम झूम कर गाने लगी। कृष्णकली आमी तारे ही बोली, कालो तारे बोले गायर लोग, मेघला दिने देखे छिले माठे, कालो मेर काली हरीग चोख। वाणी के वंशी से मीठे गले को किसी साज संगत के बिना ही श्रोता को मोह लेने का वरदान प्राप्त था। स्वाभाविक मुर्कियां, मीठे स्वर का सदा आरोह, जो कभी जादुई गति से अवरोह की सोपान पंक्तियों में सुनने वाले को भी बरबस अपने साथ खींच ले जाता, उसके सुकुमार सांवले चेहरे से भी मेल खाता था। क्रूर नियति ने ही उस पढ़ी लिखी संभ्रांत कुल की आकर्षक अध्यापिका को पीली कोठी में पटक दिया, पर जो उस कुंठाग्रस्त अध्यापिका को उसके जीवन ने नहीं दिया था, वह उसे पीली कोठी ने पल भर में दे दिया। वैभव, एक से एक दामी साड़ियाँ, विलास की ऐसी ऐसी अलभ्य सामग्रियाँ जिनके विषय में उसने कभी सुना भी नहीं था। एक दासी उठते ही बादाम रोगन की मालिश कर जाती, फिर दूसरी आकर हमाम में ऐसे ऐसे बाथ सॉल्ट छिड़क जाती कि चमड़ी यदि कोई छील कर भी तराश देता तब भी शायद उनकी मादक सुगंधित मांस मज्जा में ही बसी रहती। कितनी बार उसे कितने सुपात्र देख देख कर नापसंद कर गए थे। आज उसकी ऐसी स्थिति है कि वह कितने ही सुपात्रों को नाक भौं सिकोड़ कर चढ़ाकर नापसंद कर देती है। अनाथा वाणी सेन के दरिद्र मामा किसी प्रकार का दहेज देने में असमर्थ थे। फिर वह असामान्य सुंदरी भी नहीं थी। किसी प्रकार पढ़ लिख कर उसने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। इसी से जब मामा के विधुर मित्र रजनीकांत मित्रा ने उसे अपने गर्ल्स हाई स्कूल में अध्यापिका का पद प्रदान किया तो उसे सहसा अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हुआ था। कुमड़ो, राजनी काका उसके मामा के पृथुल तोन के कारण उन्हें इसी विचित्र नाम से पुकारते थे। एक दिन कहने लगे, तेरी भांजी के लिए जब तक कोई सुयोग्य पात्र नहीं जुटता, क्यों न इसे मेरे स्कूल में भेज दे। लड़की गुणी है, इतना अच्छा गाती है। हमारे यहाँ संगीत की कोई अध्यापिका है भी नहीं। मामा तो मारे खुशी के रो भी पड़े थे
केवल चतुर मामी को यह मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव जरा भी नहीं रुचा। नौकरी करनी है छोकरी को तो क्या एक उसी रणुए मित्तर का स्कूल रह गया है? एक तो अभागा स्वयं ही मैनेजर है, उस पर दिन रात तो उसकी कीर्ति सुनने में आती रहती है। मामी के उस प्रस्ताव का अनुमोदन न करने का कारण और भी था। सुबह से लेकर शाम तक वाणी उनके गृहस्थी के कोल्हू में बैल सी जुती रहती थी। इसी बीच मामा को दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। मामी को उनके भाई साथ ले गए और वाणी को रजनी काका ने स्नेहपूर्ण आग्रह से अपने पास रोक लिया। कुछ ही दिनों में लड़कियों के लिए एक बोर्डिंग हाउस की व्यवस्था करनी होगी। तुम नहीं रहोगी बेटी तो कौन उन्हें देखेगा? शायद उस स्नेहपूर्ण आत्मीय संबोधन ने ही वाणी को अटका लिया। पहले पहल चतुर रजनीकांत ने अपनी शरण में आई उस अनाथा किशोरी के साथ अपना व्यवहार ऐसा उदासीन एवं तटस्थ रखा कि वाणी को स्वयं ही उनको अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता। कभी सीमेंट जुटाने कटनी चले गए हैं, जब मिलते भी तो ऐसी रूखी बातें करते कि वाणी का शरीर जल उठता। तब वह क्या जानती थी कि वह कुटिल व्यक्ति अपनी उदासीनता से ही उसका विश्वास जीतना चाहता था। यह ठीक था कि पहनने ओढ़ने, खाने पीने, यहाँ तक कि उसकी संगीत शिक्षा का भी उन्होंने समुचित प्रबंध कर दिया था। एक अंधे म्यूजिक मास्टर उसे पक्के गाने की शिक्षा देने आते। संध्या को नित्य रजनी काका के परम मित्र दुलाल बाबू उसे रविंद्र संगीत सिखा जाते। पर रजनी काका उसे जब मिलते एक न एक बात से जता देते कि वे उस पर बहुत रुपया खर्च कर रहे हैं। गाना ठीक से सीख रही हो ना, यह मत समझना कि दुलाल मेरे मित्र हैं तो तुम्हें मुफ्त में गाना सिखा रहे हैं। दोनों को तगड़ी तनख्वाह दे रहा हूँ। चारू तुम्हारे पास सोती है ना? अपनी एक पुरानी वृद्धा दासी की नियुक्ति उन्होंने वाणी के आते ही कर दी थी। हाँ काका बाबू, सोती है, कहकर वाणी चुपचाप अपने कमरे में लौट आई थी। उतनी बड़ी कोठी में वाणी एक प्रकार से वंदिनी का सा जीवन व्यतीत करती थी। शहर से दूर मित्र निकुंज एक प्रकार से जंगल में ही बसा था। अभी तक भी लोग उसके नए नाम की अवहेलना कर उसे उसके पुराने नाम से ही अधिक पुकारते थे। नील साहेबर कुठी, यह एक अंग्रेज साहब की बड़े शौक से बनवाई गई विराट कोठी थी, जिसने नील की खेती से कभी लाखों रुपए पैदा किया था। मित्रा ने उसे मिट्टी के मोल खरीद उसकी उजाड़ भव्यता को एक बार फिर संवार लिया था। साहब के ही विदेशी रुचि से बने अतिथि भवन में अब उनकी दिवंगता पत्नी के नाम पर अमला गर्ल्स हाई स्कूल था। नील कोठी का जो कमरा वाणी को मिला था वह निश्चय ही उस साहब की मेम साहिबा का रहा होगा। दीवारों पर तब भी नाखून से चूने की एक दो परतें उखाड़ने पर शतपत्रांकित धूमिल गुलाबी वॉलपेपर निकल आता। एक बड़ा सा अंधा झाड़ फानूस टेढ़ा होकर नीचे तक झूल आया था। जहां से पलंग पर थकी हारी वाणी सोने जाती तो स्वयं ही अज्ञात भय से उसका शरीर कांप उठता। इतने बड़े पलंग में उसकी इकहरी देह जैसे डूब कर रह जाती। कुछ देर तक चारू अपने वर्षों पुराने दमे की धौंकनी चलाती रहती और फिर बड़बड़ाने लगती। अजीब शौक है बाबू का। घर की घरनी जब तक रही बेचारी का कभी मुंह नहीं देखा। काली थी तो उसका क्या दोष? मैं कहती हूँ जब देखने गए तो क्या आंखों पर पट्टी बंधी थी? आहा, कैसी लक्ष्मी बिटिया थी हमारी। एक रूप ही तो नहीं था। दहेज कितना लाई थी। किसकी बदौलत आज इस साहब की कोठी में राज कर रहे हैं। सब भूल गए हैं बाबू। अब मर गई तो उसके नाम का स्कूल बनवाकर टेसुए बहाते फिर रहे हैं। मैं कहती हूँ बाबा मेरी तो छुट्टी करो। जिसके साथ दहेज में आई थी जब वही नहीं रही तो मैं क्या करूँ यहाँ। नवद्वीप में भांजा है, वहीं जाकर निमाई के चरणों में दिन काट लूंगी। पर ये तो मारे भी और रोने भी ना दें।
कभी कभी वाणी झुंझला कर कह देती, ठीक है चारू, जाना है तो कल ही चली जाओ, मुझे क्यों सुनाती हो, काका बाबू से कहो ना। आहा रे काका बाबू। चारू अचानक उठकर बैठ जाती। उसकी झुर्री पड़ी लटकनों को बड़े कमरे का अंधकार और भी विभत्स बना देता, जैसे कोई काली डायन आकर बैठ गई हो। मैं भी देखती हूँ कितने दिन भतीजी बनकर रहती हो, तुम जैसी 20 भतीजियां इसी कमरे में शिकार हुई हैं। फिर उसके एकदम निकट खिसक कर वह अपनी फुसफुसाहट का विष उगलने लगती। भला चाहती हो तो बहाना बनाकर चुपचाप खिसक जाओ, समझी। फुलरेनू, पुजारिनी, अभया, कृष्णा, बेनू, कितनी सौतों ने सताया मेरी मालकिन को, देखती नहीं दीवारों को। भला कुंवारी लड़की के कमरे में ऐसी नंगी तस्वीरें लटकाई जाती हैं। सचमुच ही आदमकद इन तस्वीरों को देखकर वाणी सेन सिहर उठी थी, चाहे मेम ही ने क्यों न लटकाई हों। पर क्या सयाने काका बाबू को नहीं चाहिए था कि उसके आने के पूर्व उन्हें हटाकर कहीं और डाल देते। क्या पता चारू ठीक ही कह रही हो, पर वह जाए भी तो कहाँ जाए। हृदयहीना मामी को वह जानती थी। उसके भाई की व्याघ्र दृष्टि ने उसे कुछ ही पलों में लीलने की जो निर्लज चेष्टा की थी, उसे शायद मामी ने भी देख लिया था। इसी से उन्होंने भांजी को साथ ले चलने का कोई आग्रह न किया। न पिता के वंश में कोई बचा था, न माँ के। रात रात जग कर वह भविष्य की योजनाएं बनाती, पर स्कूल पहुंचते ही काका बाबू का निर्विकार चेहरा देखकर उसके चित्त का कलुष उसे स्वयं ही लज्जित कर देता। ऐसे देवतुल्य व्यक्ति के लिए वो कैसी घिनौनी बातें सोचने लगी थी। ऐसे ही होते तो क्या इन 7 महीनों में एक बार भी अपने कामी स्वभाव का परिचय नहीं देते। हो सकता है वे सब बातें चारू ने केवल इसीलिए उसे सुनाई हो कि वह स्वयं ही भागकर उसका रास्ता साफ कर दे। तुम जब जाओगी तभी बाबू मुझे छुट्टी देंगे, वो प्रायः ही कहा करती थी। पर चतुर गिद्ध क्या एकदम ही शिकार पर झपटता है। उसी छली पक्षी की भांति निर्मल आकाश में गोल गोल चक्कर काटते जब रजनीकांत अपने शिकार पर झपटे तो वह संभल भी नहीं पाई। चारू चारू उसने चित्कार से पूरी नीली कोठी गुजा दी थी, पर उसकी करुण चीख बड़े बुर्ज से टकराकर उसी के कानों में हथौड़े सी पीटने लगी थी। चारू चारू, यह कोठी बुद्धिमान साहब ने बनवाई है, इस खूबी से कि हर चीखने वाली की चीख टकरा टकरा कर उसी के पास लौट आती है, बाहर नहीं जाती। अपने नकली दांतों की हंसी की विद्युत वही से उसे झुलसाता वह दाना उसकी पीठ थपथपा कर हंसने लगा था। आराम से यहाँ पड़ी रहो, यदि और कुछ मूर्खता कर बैठी तो फिर स्वयं भुगतोगी। फूल रेणु की लाश को आज तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई। वाणी की मांस मज्जा तक क्रोध से भस्म होकर रह गई थी। यह राक्षस फिर उसकी देह का स्पर्श करे, इससे तो अच्छा है वह स्वयं ही उसे ठिकाने लगा दे। इससे अच्छा अवसर अब मिल ही कब सकता था। चारू भी नहीं थी। पास ही रेल के स्टेशन से आती एक के बाद एक रेलगाड़ियों के आगमन प्रत्यागमन की सीटी वह नित्य सुनती थी। रजनीकांत के जाते ही वह द्वार खोलकर चुपचाप निकल गई थी। फिर कैसे, कब, किन किन गाड़ियों में दुबक कर बैठी वह बांकीपुर पहुंच गई थी, वह स्वयं ही नहीं जान पाई। वहीं उसे माणिक मिल गई थी। उस दिन की कांप रही, सहमी, बड़ी बड़ी आंखों वाली वह सांवली सामान्य से किशोरी आज भरे भरे अंगों की छटा बिखेरती लावण्यमयी वाणी सेन थी। उसे यदि आज रजनी काका देखते तो निश्चय ही बूढ़े का हार्ट फेल हो जाएगा। बड़ी दी चुलबुली वाणी हंसकर कहती, ला पता दे तो एक चिट्ठी डाल दूं। माणिक से वाणी का ऐसा ही हास परिहास चलता रहता। पता तो दे देती बड़ी दी, गंभीर स्वर के साथ बड़ी बड़ी पुतलियों को भी गोल गोल घुमाकर वाणी कहती। पर एक साथ इतनी सारी सुंदर भतीजियों को देखकर कहीं उन्हें कुछ हो गया तब? मेरे क्या 10-20 चाचा ताऊ हैं? फिर तो वाणी सेन के जो असंख्य दुलारे चाचा ताऊ थे, उन्हें के एक एक कर सब नाम गिनवाने लगती। उसकी सब सखियां और वाणी
हंसती हंसती दोहरी हो जाती। अरे मरियो, चुप करो अब बस। कभी अफरोज फिर चुटकी मारती, कभी सईदा, चटर्जी काका, राय काका, घोष खूणो, दस्तीदार, राज चौधरी काका, थॉमस अंकल, डेविड अंकल। हाय राम, दम फूल गया गिनते गिनते। हमारी वाणी सेन का तो आधा संसार इन ससुरे चचों से भरा है। माणिक फिर एक छौंक लगाती। अरे उसको भूल गई क्या? कुमुदरंजन मंडल, वह तो इन सब का भी चचा है, वही तो सुनता है इससे रविंद्र संगीत। वाणी रूठी बालिका का सा अभूतपूर्व अभिनय करती, ठुड्डी पर हाथ धरकर तुनक उठती। खबरदार बड़ी दी, जो मेरे बूढ़े से कुछ कहा। आहा रे, एक एक बाल सफेद, खांसता है तो पूरा डेंचर निकलकर दूर छिटकता है, मुंह से लहसुन की बदबू। लकवे के झटके से गर्दन ऐसे हिलाता है जैसे कत्थक का नचैया हो। ऐसा प्रेमी बड़े भाग्य से जुड़ता है बड़ी दी। शायद प्रत्येक प्रेमी के घृणित व्यक्तित्व को घुटक कर नीलकंठ बनने की उस अपूर्व क्षमता से ही वाणी सेन माणिक की सबसे मुँह लगी सदस्य बन गई थी। माणिक कहीं भी जाती, वाणी सेन छाया की भांति उसके साथ रहती। पीली कोठी में एक से एक बिगड़ैल घोड़े आते, पर चतुर गहरेबाज की दक्ष वाणी सेन ने ही उन्हें अपने सधे चाबुक से साध लेती। पन्ना का पत्र पाकर क्रोध से बौखला गई थी माणिक, जब उसकी अनुपस्थिति में ही वह बड़े विश्वास से दिए गए चाबी के गुच्छे को मुंशी जी को सौंप कर भाग गई थी। तब क्या अभागी नहीं जानती थी कि गुच्छे में तिजोरी की भी चाबी धरी है? उस तिजोरी का वैभव क्या कुबेर के कोष से किसी अंश में कम था? ये ठीक था कि मुंशी जी उसके परम विश्वासी कर्मचारी थे, पर नीयत बिगड़ते क्या कुछ देर लगती है? मैं उससे साफ साफ कह दूंगी, जहां जाना है चली जाए। पीली कोठी में ऐसी नमक हराम छोकरी को कदम नहीं रखनी दूंगी मैं। रात भर पैर पकड़कर वाणी सेन ने ही उसे मनाया था। लाख हो छोटी दी तुम्हारी छोटी बहन है, फिर उस निगोड़ी कोठी में एक बच्ची की तो कसर है। देख लेना, कोठी गुलजार हो उठेगी। वाणी सेन की भविष्यवाणी सचमुच में सार्थक हो गई थी। जब देखो तब वाणी उसे गालों से लगाकर गाती रहती थी। गाना गाते गाते भाव विभोर हो प्रौढ़ दुलाल बाबू उसकी ओर एकटक ऐसे निहारने लगते थे कि स्वयं ही सिहर कर आंचल ठीक करने लगती। आज वह उस भूखी दृष्टि को समझ सकी है। वाणी, मुझे लगता है यह गाना तुम्हें ही देखकर लिखा गया है। उन्होंने पहले दिन कहा तो वाणी ने लजाकर माथा झुका लिया था। गोदी की नन्ही बच्ची को निहारती वाणी मन ही मन सोच रही थी, गाना मेरे लिए नहीं, इसके लिए लिखा गया है। असीम लाड और दुलार के बीच पल रहे कृष्णकली की मलिन कांति को माणिक के यूनानी उपटनों ने सचमुच ही उजला कर दिया था। छोटी दी, तुम्हारी लड़की का नाम अब बदलना पड़ेगा। देखती नहीं, दिन पर दिन कैसा रंग निखरता जा रहा है निगोड़ी का। वाणी समय पाते ही उसे गोदी में लेकर बैठ जाती। कभी कभी रात को भी वह उसे संग सुलाने उठा ले जाती। कली, कृष्णकली, अमार कालो चांद, अमावस्या, कितने ही अटपटे नामों से पुकारती वाणी पगला सी जाती। कली जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसका सांवला रंग स्वयं ही गेहुअन आभा की कांति को स्पष्ट करता जा रहा था। बड़ी दी, पन्ना कहती, 5 साल की होते ही इसे बोर्डिंग में डालना ही होगा। क्यों री, क्या अभी से इतना भारी हो गई बिटिया? नहीं बड़ी दी, वाणी ने इसे गोदी की ऐसी आदत डाल दी है कि गोदी से नीचे रखते ही चीखने लगती है। पन्ना का काम इधर बहुत बढ़ गया था। कई बार तो उसे रिकॉर्डिंग करवाने कलकत्ता भी जाना पड़ता था। एक वाणी सेन ही नहीं, पूरी पीली कोठी की दुलारी थी कली। जब से उसने चलना और तुतला तुतला कर बोलना सीख लिया था, वाणी सेन तो उस पर मिटी मिटी जाती थी। वाणी से कहती थी, तानी, पन्ना से तन्ना और बड़ी दी से तड़ी दी। कहो ककड़ी केला,
वाणी उसे तोते सा पढ़ाती। ततरी तेला, चेहरे से भी बड़ी आंख घुमाकर कली कहती। हंसी का फव्वारा सा छूटने लगता। कभी कभी सजी सजाई गुड़िया सी कली को मुखरा वाणी बड़ी दी के भरे दरबार में लाकर दूध सी धुली चांदनी पर बैठा देती। अरे क्या करती है? बड़ी दी हड़बड़ा कर उठाने लगती। गीला कर देगी। तो क्या हुआ? गंगा जल उठा उठाकर माथे पर धरेंगे तुम्हारे दरबारी तो सब पाप कलुष धुल जाएगा। क्यों, है ना री मेरी कली? सिखाई बंदरिया सी कली न जाने कैसे सब कुछ समझकर नन्ही सी नाक चढ़ाकर हंस देती। तेरी माँ कौन है, बता दे तो सोना। वाणी चतुर नटनी की भांति आकर्षक कली को अपने अनुशासन की रस्सी पर साध कर पूछती। तन्ना, तेरा बाबा कौन है बेटी? वाणी फिर अपनी मुखरा चपल दृष्टि का डमरू बजाती। ये छब। कली अपने तिनके सी तर्जनी पूरे दरबारियों की ओर घुमा देती। अरे वाह वाह, क्या दिमाग पाया है, बिल्कुल माँ पर पड़ी है। कुछ ही पलों में पूरे दरबार को अपनी नन्ही मुट्ठी में बंद कर कली वाणी की गोदी में किलकती चली जाती। यही कली का अक्षरारभ्य था क्या? क्या डॉक्टर पैद्रिक ने ऐसी ही शिक्षा देने उसे सौंपा था? पन्ना कभी कभी अपनी दुर्बलता पर स्वयं ही क्षुब्ध हो उठती। डॉक्टर पैद्रिक के पत्र प्रायः ही आते रहते। अपने वायदे की पक्की निकली थी डॉक्टर पैद्रिक। कली के छठे जन्म दिवस पर उन्होंने पन्ना को एक कृतज्ञता पूर्व लंबा पत्र लिखा था। कली की सुंदर तस्वीर देखकर वे मुग्ध हो गई थीं। इसकी सज्जा ही देखकर मैं समझ गई हूँ कि तुम इसे कितने यत्न से पाल रही हो। क्या यह मुझे बताना होगा कि मैं तुम्हारी आजन्म कृतज्ञ बनी रहूंगी? पर मैं अपना वायदा नहीं भूली हूँ। मैंने तुमसे केवल इसे 1 वर्ष पालने का अनुरोध किया था। तुमने इसे 5 वर्ष की बना दिया है। मेरी एक विधवा बहन इसी वर्ष नैनीताल आ गई हैं। वहीं के कॉन्वेंट में नन है। इसी से मुझे पूरी सुविधा है। ऐसे पवित्र वातावरण में निश्चय ही इसके जन्म का इतिहास धुलकर उजला निखर आएगा। यदि तुम्हें इसे नैनीताल पहुंचाने की सुविधा न हो तो मेरी बहन स्वयं आकर ले जाएगी। पर हो सकता है पन्ना, तुम्हें इस छोटी सी अवधि में इस अभागी के लिए ऐसा मोह हो गया हो जिसका बंधन अब तुम्हें दिन प्रतिदिन बांधता जा रहा हो। यदि ऐसा है तो मेरी डार्लिंग पन्ना, ईश्वर के लिए इस उपहार को तुम मेरे अभिनंदन सहित स्वीकार करो। तुम्हारी रोजी। हड़बड़ाकर पन्ना ने चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी थी। अच्छा हुआ कमरे में बड़ी दी नहीं थी। शक्की माणिक उसे चिट्ठी पढ़ते देखती तो आफत कर देती। किसकी चिट्ठी है, किसने लिखी है, क्या लिखा है, देखूं जरा। यह भी संभव था कि बड़ी दी अपने अधैर्य से उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ भी लेती। फिर क्या उस सूक्ष्म दृष्टि से पन्ना को छिपा सकती थी? हो सकता था वह स्वयं ही डॉक्टर पैद्रिक के पास जाकर कली के जन्म का पूरा इतिहास ही जान लेती। उसी दिन कमरा बंद कर पन्ना ने चिट्ठी लिखकर स्वयं अपने हाथों से लेटर बॉक्स में डाल दी थी। कली को जब रोजी ने एक बार पन्ना की गोदी में डाल दिया है तो अब वह उसे जाने नहीं देगी। कली दिन पर दिन कितनी सुंदर होती जा रही है रोजी, उसने लिखा था। तुम शायद इसे देखने पर पहचान भी नहीं पाओगी। अब उस सांवली मरघिन्नी सी बच्ची पर जैसे विधाता ने जादू की छड़ी फेर दी है। 5 ही वर्ष में वह 7-8 वर्ष की हृष्ट पुष्ट बालिका लगने लगी है। मुझे तो कभी कभी भय होता है रोजी, यौवन कहीं असमय ही आकर उसे दबोच न ले। पत्र के उत्तर में रोजी ने स्वयं अपने आने की सूचना दी थी। अपनी बहन के साथ क्रिसमस मनाकर वे कली को देखने आएंगी। कई वर्षों से कहीं गई नहीं थी। पैरों का गठिया कब उन्हें एकदम ही पंगु बना दे कुछ कहा नहीं जा सकता था। वैसे ही बिना लाठी के सहारे वे एक पग भी नहीं चल पाती थी। तुम्हारे पास आकर और उन्हें कली को देख लेने पर मैं निश्चय ही सब कुछ स्वस्थ हो उठूंगी। मेरी दैनिक आवश्यकताएं अत्यंत सीमित हैं, अतः तुम्हें कुछ विशेष असुविधा भी नहीं होगी। पगली रोजी
उसकी आवश्यकताएं कैसी ही क्यों न हो। पीली कोठी क्या एक से एक ठसकेदार विदेशी अतिथियों की आवश्यकताओं को पहले नहीं निभा चुकी है? पर वह सर्वस्व त्यागिनी तपस्विनी क्या इस परिवेश में एक रात भी रह पाएगी? और इसके साथ ही कृष्णकली उपन्यास का भाग 3 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।